आज हमारे बीच हैं क्रिएटिव डायरेक्टर धरतीपुत्र नंदिनी टीवी सीरियल के धीरज मिश्रा जी। और आज हम जानेंगे कि धरतीपुत्र नंदिनी की सक्सेस के पीछे का राज क्या है। 50 एपिसोड सक्सेसफुली क्रॉस कर चुका है, सेंचुरी भी मारेंगे और 1000 तक भी पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने दीपिका मैडम जी से बात किया तो उनका माइलस्टोन फिगर जो उनके दिमाग में है वो 1000 एपिसोड का है, विच इज़ रियली गुड। तो धीरज जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये 50 एपिसोड जो कंप्लीट किया धरतीपुत्र नंदिनी, जिसके आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं इस समय, वो आपका कैसा 50 एपिसोड का एक्सपीरियंस आपका कैसा गया? शुरू के 10 एपिसोड तो बहुत पहाड़ के जैसे थे। हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हम कब 50 एपिसोड के उस पर पहुँच गए। और दूसरा कि प्रोड्यूसर और मेन एक्टर के रूप में दीपिका जी मिली हैं। दीपिका जी के साथ पहले मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ और मेरे साथ में भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो बहुत कंफर्ट जोन रहा काम करने को। पता नहीं चला कि ये जर्नी कब हमारा 50 पे आके ये हो गया और अभी आगे ये जर्नी चालू हुई है। एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है। और जैसा कि मुझे अभी पता चला है कि आउटडोर के भी काफ़ी सारे लोकेशंस इसमें होने हैं। और दीपिका चिखलिया जी के दिल के बहुत करीब है एक शब्द और एक जगह, वो है अयोध्या। और आउटडोर लोकेशन के लिए मैडम का प्लान है अयोध्या जाने का भी। तो ये अयोध्या शेड्यूल कभी निकलने वाला है या कब का कुछ? अभी हम लास्ट जुलाई अगस्त में, जुलाई एंड में हम अयोध्या का एक शेड्यूल करके आए। उसमें प्रोमो भी था और कुछ हमने एपिसोड्स भी शूट किए। अब चूँकि कहानी अयोध्या की है तो बीच बीच में हमारा अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। एक साथ अभी दिवाली के आसपास में हम लोग प्लान कर रहे हैं, बाकी देखने की कैसा, क्योंकि डेली सोप है, लगातार काम करते रहना पड़ता है, तो आउटडोर करना बहुत एक चैलेंजिंग होता है, तो हम जल्द इसके लिए प्लान करते हैं। दीपिका जी लीड एक्ट्रेस तो हैं ही है ये सीरियल की, साथ में वो एक प्रोड्यूसर भी हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये। तो आपको कभी ऐसा लगा कि एक ड्यूल रोल में दीपिका जी कहीं न कहीं स्टक हो रही हैं या कुछ कुछ ऐसा आपको फील हुआ? दीपिका जी एक बहुत अच्छी लर्नर है और लर्नर के साथ उसको जो है, जो भी वो सीखती हैं उसको बहुत अच्छे से वो उसको यूज करती हैं। शुरू में लोगों के मन में शंकाएं थी कि पता नहीं वो एक साथ ही भूमिकाएँ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। एक्ट्रेस के रूप में तो उन्होंने सालों से अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने जो है हमें अकेला छोड़ दिया हो, और हर जगह हमारे साथ वो खड़ी रहती हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। और शुरू में तो ऐसा होता था कि हम लोग 3 से 4 घंटा ज़्यादा सोते ही नहीं थे। दीपिका जी हर छोटी से छोटी चीज़ में पूरी सलाह देती थी, कॉस्ट्यूम से लेकर के मेकिंग से लेकर के। मेरा एक्सपीरियंस अपना था ही, लेकिन दीपिका जी के साथ होने से वो एक्सपीरियंस आप सोचिए कि डबल हो गया। ग्रेट। वैसे तो कास्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, लेकिन आपके कुछ एक्स एक्टर्स जो आपके फिल्मों में लीड किए हुए हैं, प्रशांत राय हों चाहे वानी जी हों, कुछ नए लोगों ने भी एंट्री अभी धरतीपुत्र नंदिनी में किया हुआ है। उनके रोल को लेके, उनके चैलेंजेस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा नए कलाकारों के साथ काम किया हुआ है, और एक बार काम करने के बाद वो अगली बार पुराने हो जाते हैं। तो जब सीरियल शुरू हुआ तो जिनके साथ मैंने काम किया था उनका शुरू में ऑडिशन भेजा गया था, लेकिन उनका शुरू में रुक नहीं जा रहा था। तो जो नए कलाकार आए, जिनमें अमन जायसवाल है, सगुन है, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। और मैडम के बारे में तो क्या ही कहना, दीपिका मैडम सुमित्रा के रोल में छा गई हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे और भी रोल्स निकल रहे हैं, तो जो कलाकार मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं उनका ऑडिशन चैनल को भेजा जा रहा है और वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो उसका हिस्सा बन गया। चलिए, ये सीरियल शुरू होने से थोड़े ही टाइम पहले आपकी एक फिल्म आई लफ्ज़ों में प्यार, जो काफ़ी अप्रिशिएट की गई और काफ़ी अच्छी साबित हुई, जिसमें
प्रशांत राय वगैरह जो भी एक्टर उसके रहे हैं उनको काफ़ी प्यार मिला दर्शकों का। तो उस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रहा और आपका एक्सपीरियंस पोस्ट रिलीज इवन प्री रिलीज? पहली बार मैं एक लव स्टोरी बना रहा था। शुरू में बहुत मुझे घबराहट थी, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादातर बायोपिक फिल्में की है, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं अलग अलग सब्जेक्ट चुन रहा था। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा तो था, लेकिन जब वो पहली स्क्रीनिंग हुई, लोगों का जो प्यार मिला मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं, जो मेरी धारणा थी कि पता नहीं मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं कहानी को पर्दे पर उस हिसाब से उतारने तक, वो मैं उसमें सक्सेसफुल रहा। और आगे इसका नतीजा ये कि मैं और अभी 2-3 प्रेम कहानियों पर काम कर रहा हूँ। ग्रेट। जब भी हम धीरज मिश्रा जी की बात करते हैं तो एक फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती है लोगों को, वो मीडिया वाले हो या आम पब्लिक हो, एक राइटर की आती है। बेसिकली ओरिजिनली फर्स्ट हैंड अगर देखा जाए तो आप एक राइटर ही रहे, फिर आप आज की डेट में तो आप एक क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे भी कर रहे हैं और लफ्ज़ों में प्यार जैसी फिल्मों में डायरेक्शन भी कर रहे हैं। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, क्रिएटिव, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस यू हैव टेकन बाय योर ओन। सो इसमें कौन सा चैलेंज ऐसा है, कौन सा आपका पार्ट ऐसा है आपके करियर का जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसमें आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना चाहेंगे? राइटिंग तो है ही है, क्योंकि मेरी मेन पहचान राइटिंग की से ही है कि मैंने जितनी भी फिल्में बनाई उसमें कॉस्ट्यूम से लेके कास्टिंग से लेके जितनी भी चीज़ें थी, आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पूरी भूमिका मेरी थी उसमें, जिसमें मैं डायरेक्टर नहीं भी था। वो इस वजह से होता कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप बेहतर से जज कर पाते हैं कि कौन सा कलाकार, कौन सा कॉस्ट्यूम, कौन सा लोकेशन आपके लिए सही साबित होगा। तो मैं उस भूमिका को ज़्यादा करना चाहूँगा कि जहाँ पे जो मेकिंग का हिस्सा है उसमें मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहे एज ए क्रिएटिव। आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव डायरेक्टर का जो है मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा करूँ, क्योंकि इसमें आप एक जगह बनते नहीं हो कि आप राइटिंग में बंधे हो, आप ये नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर हो। आप क्रिएटिव डायरेक्टर हो तो लोकेशन, कॉस्ट्यूम, हर एक चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप कहानी के ज़्यादा करीब हो जाते हो। राइट। कि डायरेक्शन आपको फर्स्ट टाइम ये थॉट आया कहाँ से कि यू शुड ट्राई फॉर डायरेक्शन ऑल्सो? मैंने आलिंगन की जब कहानी लिखी तो मुझे लगा कि उसमें जो गहराई थी, हालांकि एक दुर्भाग्य रहा कि उसमें लॉकडाउन लग गया, वो फिल्म उतनी चर्चा में नहीं आ पाई जितनी उसको चर्चा में आने चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी एक अच्छी OTT पे आ रही है, शायद ज़्यादा लोग देख पाए। मुझे लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कोई दूसरा डायरेक्टर ठीक से कह नहीं पाएगा, इसलिए आलिंगन से थॉट आया कि मुझे खुद डायरेक्ट करना चाहिए। फिर आलिंगन के बाद मैंने चंद्रशेखर आज़ाद की, फिर लफ्ज़ों में प्यार की, और अभी आगे चल ही रहा है। एक फिल्म आपकी कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेलर देखा था, युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि जनसंघ या बीजेपी कह लें उसके फाउंडर भी थे, दीनदयाल जी, उनकी वो बायोपिक थी। अभी क्या स्टेटस है उस फिल्म का? पिक्चर रिलीज हो चुकी है, बहुत जल्दी वो OTT पे आ रही है, और वो पिक्चर भी जब रिलीज हुई तो लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन चल रहा था, सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अब वो पिक्चर वापस एक OTT पे आ रही है और जल्दी दूरदर्शन पर भी दिखाई जाने वाली है। तो बायोपिक आपके राइटिंग करियर में सबसे ज़्यादा बायोपिक देखी गई, चाहे छापेकर बंधु की रही हो या दीनदयाल जी की रही हो, आप बायोपिक पे आपका एक अच्छा ग्रिप है। तो नेक्स्ट बायोपिक आप किसका सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान में है? एक तो मैं पटना में बॉबी हत्याकांड हुआ था, उसके ऊपर मेरी प्लानिंग चल रही है। प्रवीण बॉबी पर चली रही है, वो उर्वशी रौतेला के साथ। अभी 1-2 दिन में मैं उर्वशी से मिलने भी जा रहा हूँ, और वापस से मुझे एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर में करने का मन है। 2 दिन फ्रीडम फाइटर सोच के रखा हुआ है, लेकिन अगले साल के लिए उसको लॉक किया। आज एक प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया उसके ऊपर में, तो शायद हम अगले साल उसके ऊपर में करें। तो जो हिस्ट्री में एकदम रिनाउंड पॉपुलर नाम है सिर्फ वहीं तक, या कुछ ऐसे हिडन नाम भी हैं जो हिस्ट्री में शायद उतनी जगह नहीं बना पाए फ्रीडम फाइटर, उनके ऊपर क्या कुछ थोड़ा हिंट देंगे? एक बड़ा नाम है, हिस्ट्री पर बड़ा नाम है, लेकिन वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। ओके। उनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन शायद बहुत पता होगा कि अच्छा इनको सिर्फ फांसी हुई
या ये कांड हुआ, उनके पीछे की जो कहानी वो किसी को नहीं मालूम है। तो जब मुझे लगा कि मुझे इन पर बायोपिक बनानी चाहिए, जब मैं पीछे पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया शायद आश्चर्य में डूब जाएगी या उनको बुरा भी लगेगा कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। समय आने पर मैं घोषणा करूँगा उनके लिए। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ धरतीपुत्र नंदिनी कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं लंबे समय के बाद कोई डेली सोप कर रहा हूँ। इससे पहले काफ़ी साल पहले मैंने किया डेली सोप। मुझे लग रहा है कि जॉइंट फैमिली और आजकल के ये जो हमारा शो है धरतीपुत्र नंदिनी, ये सास बहू से इतर शो है। इसमें परिवार के मूल्यों के बारे में बात है, रिलेशनशिप के बारे में बात है, एक दादी और पोते के बीच की जो कहानी होती है, पति पत्नी के बीच की कहानी होती है। मतलब परिवार, अगर संयुक्त परिवार बैठकर देख रहा है तो कोई ना कोई हिस्सा आपको ज़रूर इसमें रिलेट करेगा। तो सबको ये शो देखना चाहिए। और अभी नज़ारा टीवी पे नंबर 1 शो है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। Great. और 50वें एपिसोड तक हम नज़ारा के नंबर 1 शो बने हुए हैं, टीआरपी भी अच्छी है। तो इस वजह से कि वो जो रूट से जुड़ा हुआ है, और हर्षा जगदीश जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए इस शो को। ये सबसे बड़ा संदेश चाहिए। धन्यवाद समय देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ग्रैंड सक्सेस, मोर एंड मोर इन फैक्ट सक्सेस फॉर धरतीपुत्र नंदिनी ऑल्सो एंड Thank फॉर you. योर फ्यूचर यूनिवर्स Thank you. ऑल्सो। थैंक यू।